पति के पास पत्नी के आरोपों को गलत साबित करने के लिए, पत्नी को झूठा साबित करने के लिए केवल एक ही मौका होता है और वो होता है एविडेंस के समय पर। एविडेंस के समय पर पत्नी को किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, इस पर तो पति ध्यान देता है, लेकिन पति भूल जाता है कि उसकी अपनी भी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर पति से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और पति को कैसे उन सवालों का उत्तर देना है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पति ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो विटनेस घबरा जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का माहौल ही ऐसा होता है, क्योंकि पूरी कोर्ट होती है, सामने जज साहब बैठे हैं, ऑपोजिट काउंसिल भी है। ऐसे में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, अपने आप को कूल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पति हर चीज़ को लेकर के कॉन्शियस हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, जिस करके पति और ज़्यादा घबरा जाता है और पत्नी के एडवोकेट के सवालों से डर जाता है और गलत बयान दे देता है। दोस्तों, दूसरा बेसिक पॉइंट ये कि अगर वकील आपसे एक ही सवाल को बार बार पूछता है, सवाल के स्ट्रक्चर को चेंज करके वो नया सवाल बना देता है, लेकिन सवाल का एसेंस यानी कि सवाल की आत्मा वही रहती है, यानी कि एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपने उन सभी सवालों का आपका एक ही जवाब होना चाहिए, अलग अलग जवाब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा बेसिक पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है कि आपने ना तो गलत जवाब देना है और ना ही पूछे गए सवाल से ज़्यादा जवाब देना है, क्योंकि बहुत बारी विटनेस जो चीज़ पूछी गई है उसका जवाब तो दे देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से और इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं जो कि पूछी ही नहीं गई है, और वो इन्फॉर्मेशन केस को कमज़ोर कर देती है। दोस्तों, ये तो थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ध्यान रखने हैं। अब हम जानेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और उनके सही आंसर्स क्या हैं। ये क्वेश्चन आंसर केवल आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस तरह से आपने क्वेश्चन आंसर को फेस करना है, उनका आंसर कैसे करना है। सबसे पहला पॉसिबल क्वेश्चन ये होगा कि आपकी पत्नी कब मायके गई। दोस्तों, यहाँ पर पति ने बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम डेट ईयर बताना है जब पत्नी मायके गई। ऐसा ना हो कि आप इफ़ एंड बट में ही रह जाएं। देखिए, अगर पति उत्तर देता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद मई में गई थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, तो ये उत्तर गलत होगा। इससे पति को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा। बजाय इसके आपको सही उत्तर बताना है कि मेरी पत्नी फलाना फलाना डेट पर सुबह इतने बजे अपने मायके चली गई थी। दोस्तों, अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा या जा सकता है वो ये कि आपकी पत्नी अपने मायके क्यों गई। दोस्तों, ऐसे में अगर पति ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि पत्नी कब मायके गई, पत्नी खुद मायके चली गई थी, तो ये आंसर सही नहीं है, ये एक गलत उत्तर है। पति को सही उत्तर देना है और बताना है कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से मायके गई थी। हमारा मैरिड लाइफ में कुछ छोटा मोटा कन्फ्यूजन चल रहा था, इशू चल रहा था, लेकिन मैंने कभी भी उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी पत्नी आपका घर छोड़कर चली गई, जबकि आपने उसे कभी भी घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, ना ही प्रेशराइज किया। अगर पत्नी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं तो आपने स्पष्ट कहना है कि आपने किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं करी है, और इसका प्रूफ यह है कि पत्नी ने पुलिस में उस दिन या उसके कई दिनों तक या महीनों तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि ये क्वेश्चन पत्नी के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि क्या आपने अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर भी अगर आप ये कहते हैं कि आपने कोई कोशिश नहीं करी क्योंकि वो खुद चली गई थी, तो ये गलत जवाब होगा। आपका सही जवाब ये है कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश करी। पत्नी जब मायके जा रही थी तो मैंने उसे रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। इसके बाद भी मैंने पत्नी को फ़ोन किया, मायके लेने गया, लेकिन पत्नी नहीं आई। इन सब के बावजूद आपने पत्नी को वापस बुलाने के लिए लीगल नोटिस भेजा और उसके परिवार वालों से भी बातचीत करी, ऐसा आप कह सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर अगर आपने पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस किया है तो उसको भी आपने मेंशन करना है। अगर आपने कोई पंचायत करी है या परिवार के सदस्यों के थ्रू उससे बुलाने की कोशिश करी है तो उसे भी डिटेल में बताएं कि वो पंचायत, वो मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके पास हुई थी, कौन कौन गया था उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में क्या लिखा पड़ी हुई थी या उस मीटिंग में क्या तय हुआ था। दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी पत्नी की इनकम है या नहीं है। इट मीन्स क्या आपकी पत्नी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता लेकिन शायद उसके पास कुछ इनकम हो सकती है तो ये गलत जवाब होगा। सही जवाब ये होगा कि ये गलत है कि पत्नी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपने बताना है कि मेरी पत्नी फलाना फलाना स्कूल में टीचर है या फलाना फलाना कंपनी में जॉब करती है और सैलरी उसकी इतनी है, हर महीने वो इतना कमाती है। ऐसे में अगर पत्नी की इनकम से रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सैलरी स्लिप है, कोई आरटीआई से निकाली हुई कोई जानकारी है तो उसे भी आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपकी इनकम के रिगार्डिंग, आपकी इनकम कितनी है। ऐसे में अगर पति ये कहता है कि मेरी इनकम बहुत कम है लेकिन मैं कभी कभी एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, ओवर टाइम कर लेता हूँ, तो ये जवाब बिल्कुल ही गलत होगा। सही जवाब होगा कि मेरी इनकम 40,000 रुपये या 30,000 रुपये जो भी है वो उतनी है और इसके परिणाम स्वरूप मैं अपनी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट पेश कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि इनकम के क्वेश्चन पर आपने अपनी इनकम को ना तो बढ़ा चढ़ा कर बताना है ना ही छुपाना है। आपने झूठी इनकम बताने से भी बचना है क्योंकि कोर्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर की जांच कर सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि पत्नी के मायके जाने के बाद क्या आपने पत्नी को खर्चा दिया। ऐसे में अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने खर्चा नहीं दिया क्योंकि मुझे गुस्सा था कि वो घर छोड़कर चली गई है तो ये आपका गलत जवाब होगा। सही जवाब यह है कि मैंने अपनी पत्नी को खर्चा नहीं दिया क्योंकि वो खुद काम करती थी और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट थी, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम था। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि आप पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, अभी भी उसे मेंटेन करना चाहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि आपके खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन माना जाता है तो ऐसे में अगर आपके खिलाफ केस चल रहे हैं तो आपको उनकी जानकारी देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं वो झूठे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी का केस चल रहा है या 498 आईपीसी का केस चल रहा है, लेकिन साथ में आप ये कह सकते हैं कि मेरे ऊपर ये 2-3 केस चल रहे हैं लेकिन सब में झूठे आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ससुराल में पत्नी के साथ मारपिटाई करी, उससे दहेज की डिमांड करी। दोस्तों इसका जवाब भी आपने बिल्कुल स्पष्ट देना है। आपने कहना है कि ये बिल्कुल गलत है कि मैंने पत्नी के साथ मारपिटाई करी या पत्नी से दहेज की डिमांड करी। आपको कहना है कि मैंने कभी भी पत्नी से ना तो दहेज की डिमांड करी, ना ही पत्नी पर कभी हाथ उठाया, ना ही कभी उसके साथ मारपिटाई करी। दोस्तों कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हमेशा अपने ध्यान रखनी है कि कोर्ट में सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पत्नी का वकील आपको डराने की, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा लेकिन आपने सतर्क रहना है, अपना संतुलन बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, हर सवाल को सही तरीके से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही सीधा और सटीक उत्तर देना है। बेवजह से बात को लंबा नहीं खींचना है और जो सवाल पूछा नहीं गया है उसका जवाब आपने कभी नहीं देना है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर के क्वेश्चन आंसर जो कि पति से मेंटेनेंस केस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप सही रणनीति रखेंगे, सतर्क रहेंगे तो ही आपका केस मजबूत बनेगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया केवल यही क्वेश्चन आंसर नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही स्पेशल आर्ट है जो कि केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, लॉ पॉइंट्स पर डिपेंड करता है।
तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।